यूपीएसआई परीक्षा के लिए अपठित गद्यांश। गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि सबसे पहले क्या करें, प्रश्नों को पढ़ लें अच्छे से, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ें। गद्यांश में प्रश्न के अनुसार जैसे जैसे आंसर मिलता जाता है वहाँ पर ट्रिक करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की। सेकंड नंबर ऐसे है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। थर्ड नंबर, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। फोर्थ नंबर, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। 5 नंबर, बच्चे ने घड़ी क्यों दिखाई। तो प्रश्न पढ़ लिया, अब इसका गद्यांश पढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो फर्स्ट नंबर इसका है, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है। सेकंड नंबर, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। रेल ड्राइवर को क्रोध बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए क्रोध आया था ड्राइवर को। थर्ड नंबर, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, शाबाशी देने का भाव आया था। 4 नंबर, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, परहित गुण को प्रकट करता है। 5 नंबर, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। बी नंबर, रेल के आने का समय हो रहा था इसलिए घड़ी देखा था। ऐसे अगला नंबर पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ देखने से पहले हमको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ लेना है। 6 नंबर, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ। अगला नंबर, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। 8 नंबर, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। 9 नंबर, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 10 नंबर, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेल का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है। एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। 6 नंबर है, इसका आंसर बताना है। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ क्या मौजूद है, खेलों को राष्ट्र सम्मान मिलता है, इसलिए
वो आगे निकल गए। 7 नंबर, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा खेलों का गिरता स्तर। 8 नंबर है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान नहीं है। 9 नंबर, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आंसर नंबर सी, आपसी गुटबंदी होने से। 10 नंबर, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है? खेल नहीं है। ऐसे अगला नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ पढ़ने से पहले हमको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लेना है। जैसे इसमें 11 नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये हमको बताना है। 12 नंबर, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? 13 नंबर, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। 14 नंबर, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? 15 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको हम बिना पढ़े ही कर सकते हैं गद्यांश को, अगर करना चाहें, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। तो पहला यही मिल गया। कहाँ जन्म हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, बंगाली परिवार में। पिता का नाम क्या था? देवेंद्र नाथ, और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता क्या थे? ब्रह्म समाज के नेता थे। ये भी मिल गया जो है क्वेश्चन का आंसर। वे एक महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि है। ये भी प्रश्न में है, गीतांजलि, जिसे 1913 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? लौटा दिया था। ये भी प्रश्न में है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला उनकी रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ था। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो इसका आंसर अब बता सकते हैं आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। 12 नंबर, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो ये ब्रह्म समाज के नेता थे। 13 नंबर, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। 14 नंबर, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। 15 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आंसर नंबर डी, गीतांजलि के लिए मिला था। आसान है। इसमें देखिए कितना नंबर पूरा मिल सकता है अगर आप लोग सही सही कर ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। अगला नंबर गद्यांश देखते हैं। इसको भी करने से पहले हमको क्या करना है? प्रश्न को पढ़ लेना है। 16 नंबर, कार के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता। 17 नंबर, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है? 18, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? 19 नंबर, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? 20 नंबर, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो पढ़ते हैं गद्यांश को। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ है।
इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ क्या है, कुछ हानियाँ भी हैं। ये भी प्रश्न में पूछा है। सुखद की जगह दुखद पूछा है, ये भी है। और आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो बिना मोबाइल फ़ोन उसमें क्या कर सकता है, खलल डाल सकता है, ये भी है प्रश्न में। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान भी पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं क्या है, परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतनी चाहिए। 16 नंबर, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है, कहीं भी रहकर कार्य को पूरा किया जा सकता है। 17 नंबर, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है, ये दुखद है, ये था प्रश्न में। 18 नंबर, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें क्या हो जाएगा, 90 नंबर मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। 20 नंबर, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा, लाभ होता है सावधानी बरतने से। ऐसे अगला नंबर गद्यांश पढ़ने से पहले क्या करना है, प्रश्न को देखना हमको। 21 नंबर, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ बताना है। 22 नंबर, आश्रय स्थल से अभिप्राय बताना है। 23 नंबर, वनों के संरक्षण से अभिप्राय बताना है। 24 नंबर, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, ये बताना है। 25 नंबर, नदियाँ में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही हैं, ये बताना है। तो ये सब प्रश्न पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं पैराग्राफ को। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती हैं, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो 21 नंबर, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है, आंसर नंबर ये हो जाएगा, वनों का महत्व समझना। 22 नंबर, आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है, रहने का स्थान से है। 23 नंबर, वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है, वनों को बचाने से है। 24 नंबर, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, वर्षा कराने में सहायक बनकर। 25 नंबर, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही हैं, वनों के कारण ही प्रवाहित हो रही हैं। अगला नंबर, इसमें पंक्तियों के संबंध में उत्तर देना है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन को मिलाने, ज्यों नलिनी एस्कर की मारी। तो 26 नंबर में चिकुर का अर्थ क्या होता है, बाल होता है। अंतिम रेखांकित पंक्ति में अलंकार बताना है। तो अंतिम रेखांकित पंक्ति में जैसे ये है रेखांकित पंक्ति, ज्यों नलिनी हिस्कर की मारी में पूछा है कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, ज्यों जहाँ शब्द यूज होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जहाँ समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना क्या है, दूसरे वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। 28, उपयुक्त पंक्तियों में रस क्या होगा, तो इसमें होगा विप्रलम्ब श्रृंगार होगा।
29 नंबर, गथ से तात्पर्य है दांव से है। 30 नंबर, विश्वभानु कुमारी से तात्पर्य क्या होता है? राधा से है। ऐसे अगला नंबर पंक्ति देखना है। 31 नंबर, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण क्या होता है? जहाँ निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार है। 32 नंबर, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये इसके रचयिता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 33 नंबर, दिवसावसान का अर्थ क्या होता है? संध्या का समय होता है। अगला नंबर गद्यांश जो है, प्रश्न को देखते हैं पहले। इसमें गद्यांश पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद प्रश्न करते हैं। अनंत जल राशि का भार वहन करने वाली नदियां प्रभात से संध्या तक अनवरत रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती रहती हैं? यहाँ आ जाएगा वरना है प्रवाहित होती रहती हैं। क्यों? केवल दूसरे के कल्याण के लिए। वृक्ष स्वयं धूप सहन करते हैं परंतु पथिकों को छाया, 35 में भरना है, पथिकों को क्या प्रदान करते हैं? छाया प्रदान करते हैं। मेघ जल बरस कर धरती को हरा भरा कर क्या कर देते हैं? अन्न उगाते हैं। पानी से ही तो अन्न उगता है, तो इसलिए 36 में क्या हो जाएगा? अन्न उगाते हैं, किंतु बदले में कुछ नहीं मांगते हैं। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव मात्र के कल्याण की 37 नंबर देखना है, मानव जीवन की सार्थकता इसी में है। तो इसमें क्या है? भावना निहित है। 37 में क्या भरा जाएगा? भावना निहित है। अगला नंबर 38 में देखना है, अगला पढ़ना है। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि मानव अपने कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण के आगे 38 में भरना है, कल्याण के विषय में क्या करें? सोचें। यहाँ पर 38 में क्या हो जाएगा? कल्याण के विषय में सोचें हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 39 नंबर में क्या कह रहा है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछा है, प्रशंसा शब्द का विलोम पूछा है, और 41 में ड्यूमाज ने मित्रता का क्या मंत्र बताया था? ये बताना है। 3 है इसमें क्वेश्चन। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान ड्यूमाज का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना, ये मित्रता को अस्थायी करने का मंत्र है। ये बताना हमको। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या बताना है? सच्ची मित्रता के बारे में बता रहा है इसमें। 40, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रशंसा का विलोम निंदा हो जाएगा। ड्यूमाज ने मित्रता का क्या मंत्र बताया था? मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना चाहिए। अगला नंबर, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें गद्यांश को पढ़ने से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? ये बताना है कौन कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो गद्यांश को ध्यान से देखना है और देखना है कि विराम चिन्ह कौन कौन सा प्रयोग किया गया है। 43 नंबर, संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? ये देखना है। 44, बर्बरता शब्द का समानार्थी बताना है। 44 में 3 क्वेश्चन है, इसमें देखना है। तो बर्बरता का तो आसानी से बताया जा सकता है। बिल्कुल समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नृशंसता हो जाएगा।
अब इसको ये दोनों प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा पहले। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास जी हैं। उन्होंने समाज और जन जीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की इस बर्बरता में भी जीवित रह सकता है। जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोध में समन्वय का संदेश देते हैं। तो हमें इसमें पहला नंबर है कि किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए सी नंबर हो जाएगा, अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। देखिए अर्ध विराम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। फिर उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो अल्प विराम में सब जगह लगा है, कई जगह है। देखिए इसमें अल्प विराम यहाँ देखिए लगा है, ये लगा है, इधर लगा है। तो ये सब अल्प विराम है इसमें। और क्या लगा है, पूर्ण विराम का भी कई जगह प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम ये हो गया, यहाँ लगा है ऐसे, ये लगा है पूर्ण विराम। तो ऐसे सब यूज हुआ है इसमें। 43 नंबर, संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है। राम के जीवन पर कल्प जो है रचना की है। अगला नंबर, गद्यांश को पढ़ना है पहले हमको। गद्यांश को पढ़ने से पहले क्या करना है, प्रश्न को देखना है। किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। 46 नंबर, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है। 47 नंबर, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाले संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो 45 नंबर, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। विज्ञापन द्वारा किया जा रहा है। 46 नंबर, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक होता है। व्यापारी के लिए लाभदायक होता है। आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आंसर नंबर है विज्ञापन के प्रचार प्रसार का। अगला नंबर, गद्यांश को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 48, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। फिर 49 नंबर, चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया। 50 नंबर, भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से आरंभ होती है। अगला नंबर, बस इसमें कितने हैं, 1 2 3 क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत में हमेशा शिक्षा को महत्ता दी जाती है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से ही वैदिक शिक्षा की पद्धति पर चलती रही। भारत की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसे जीवन की व्यवस्था करना था जिसमें स्वयं के बारे में संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल व्यवस्था में गुरु और शिष्य व्यवस्था के अंतर्गत शिष्य एक व्यवस्थित अनुशासन के अंतर्गत अपने जीवन के उद्देश्यों के हिसाब से पढ़ते थे। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी सन 700 ईस्वी में तक्षशिला में बनाया गया था। नालंदा या नालंदा महावीर विश्वविद्यालय ईसा पूर्व 4वीं सदी में स्थापित किया गया था और यह अपने समय का बहुचर्चित एवं विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक था। अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी तथा 2,000 शिक्षक हुआ करते थे और नालंदा विश्वविद्यालय में भौतिकी, दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वेद, साथ ही बौद्ध धर्म शास्त्र और विदेश नीतियाँ पढ़ाई जाती थीं। नालंदा विश्वविद्यालय चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, पेरिस, टर्की और विश्व के अलग अलग देशों के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र था, जो भारत की राष्ट्रीय प्रगति में सहायक हुआ था। भारत के विद्वानों जैसे चरक और सुश्रुत, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि और वात्स्यायन और कई सारे विद्वानों ने इस दुनिया को गणित, खगोल, भौतिक, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कला,
यांत्रिकी और निर्माण यांत्रिकी और वास्तुकला, पोत निर्माण और जल पर्यटन, खेल और खेलने के तरीकों में अपना सहयोग दिया। आज़ादी के समय गोखले, राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने देश के लोगों के उच्च शिक्षा हेतु बहुत काम किया है। आज़ादी के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था सुधार हमेशा से ही राष्ट्र की प्राथमिकता रही है। इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए उनके नीति नियमों को बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग सरकारों द्वारा विभिन्न आयोगों की स्थापना भी की गई, जिनमें से कुछ हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रथम और द्वितीय। तो 48 नंबर, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवन की व्यवस्था को बनाना था। 49, चरक और सूत्रों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया था? चिकित्सा विज्ञान में दिया था। 50 नंबर, भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से आरंभ होती है? आंसर नंबर डी, एक गुरु शिष्य परंपरा से। धन्यवाद।